1 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर चले गए और उन्होंने सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर को ज्वाइन कर लिया। इस डील में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर साल $200 मिलियन अल नसर की तरफ से मिलेंगे, मतलब साल के 1600 करोड़, महीने के 129 करोड़ और 4 करोड़ 30 लाख हर दिन में ये फुटबॉलर इस क्लब से कमाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पिछले 2 साल के अंदर सऊदी अरब यूरोप के सबसे बेस्ट फुटबॉलर्स को सऊदी क्लब्स की तरफ से खेलने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है और इसके साथ ही सऊदी फुटबॉल टीम दुनिया की सबसे महंगी टीम भी बन चुकी है। सिर्फ प्लेयर्स की सैलरीज की बात करें तो सऊदी फुटबॉल टीम साल के $3.6 बिलियन यानी 29,000 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च कर रही है। अब अक्सर लोग कहेंगे कि सऊदी अरब अपनी तेल की दौलत को इन खिलाड़ियों पर लुटा रहा है और उनकी मदद से सऊदी अरब अपनी टीम को मजबूत भी कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे असल में ये देश कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। रियलिटी तो ये है कि सऊदी अरब इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और जिस तरह ग्लोबल मार्केट में टेस्ला और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, उसे देखते हुए सऊदी चाहता है कि वो ऑयल पर से अपनी डिपेंडेंसी कम से कम कर दे और इसके लिए वो टूरिज्म पर खासा जोर भी दे रहा है। यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों को सऊदी अरब में लाकर दुनिया भर के स्पोर्ट फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं वो फीफा वर्ल्ड कप और उस जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी बाइडिंग कर रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि असल में सऊदी अरब किस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और अगर वाकई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है तो वो फुटबॉल पर इतना हेविली इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। लगभग 1950s में सऊदी अरब की जमीनों में ऑयल डिस्कवर हुआ था और आज के दौर में इस देश की 80% एक्सपोर्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ ऑयल से आती है। साथ ही साथ सऊदी अरब की 40% जीडीपी भी ऑयल पर डिपेंड करती है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के सारे ऑयल रिजर्व 60 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, मतलब साल 2080 के बाद ये कंट्री बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब इसके साथ सऊदी अरब की एक और प्रॉब्लम है और वो खुद है उसके ऑयल रिजर्व्स। असल में देश भर में ऑयल मिलने की वजह से सऊदी अरब को दुनिया भर में ऑयल हब के तौर पर देखा जाने लगा था। साथ ही साथ इंसानों को हर चीज में ऑयल की जरूरत होती है, इसलिए सऊदी अरब को ऑयल की डिमांड हमेशा मिलती रही। इसका असर ये हुआ कि ऑयल इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, लेकिन इस कंट्री में कोई और इंडस्ट्री उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में बेइंतहा पैसा था, इसलिए अक्सर बिजनेसमैन भी इस फील्ड में चले गए। साथ ही साथ लेबर ने भी अच्छी पेमेंट मिलने की वजह से ऑयल इंडस्ट्री में ही काम करना पसंद किया। इसकी वजह से सऊदी अरब ऑयल पर ओवर डिपेंडेंट हो गया। अब अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो सऊदी अरब को डेफिनेटली फायदा होगा और अगर सिर्फ इस एक चीज की कीमत गिर गई तो पूरी सऊदी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और साल 2080 तक अगर इस देश ने कोई और इनकम सोर्स डेवलप नहीं किया तो सऊदी अरब आने वाले 60 सालों में फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब की एक और प्रॉब्लम है और वो है ह्यूमन राइट वायलेशन। एक्चुअली सऊदी अरब के सिटीजन वहाँ की गवर्नमेंट को एक भी पैसा टैक्स नहीं देते हैं। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन है नहीं, क्योंकि टैक्स ना देने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीजन की तरफ बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं होती। जो भी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ आवाज उठाता है उसे खतरनाक सजाओं से गुजरना पड़ता है और कभी कभी ये सजाएं सर कलम करने और फांसी के रूप में भी होती हैं। 12 मार्च 2022 को तो एक ही दिन के अंदर 81 लोगों को सऊदी अरब में फांसी दी गई और ये मॉडर्न हिस्ट्री का बिगेस्ट मास एग्जीक्यूशन था। यही वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी सऊदी अरब में फ्रीली बिजनेस करने से कतराते हैं और इसी वजह से ग्लोबल लेवल पर इस देश की छवि एक बदनाम कंट्री की बन चुकी है। लेकिन अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सऊदी अरब ने फुटबॉल में ढूंढ निकाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि फुटबॉल आखिर कैसे सऊदी अरब की इकोनॉमिक और इमेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो यहाँ पर आता है स्पोर्ट वॉशिंग और इस गेम को मोहम्मद बिन सलमान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जब किसी देश पर प्रोसिक्यूशन या डिस्क्रिमिनेशन के इल्जाम लगते हैं तो वो स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराकर खुद को प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक साबित करने की कोशिश करते हैं। इस बात का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जर्मनी।
जब हिटलर ने 1936 के ओलंपिक को अपनी इमेज सुधारने के लिए जर्मनी में होस्ट करवाया था, ताकि दुनिया को लगे कि सब कुछ ठीक है और यहूदियों का बिल्कुल भी प्रोसिक्यूशन जर्मनी में नहीं हो रहा है। कुछ यही काम चाइना ने भी 2018 के ओलंपिक होस्ट करके उइगुर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को छुपाने के लिए किया था। तो अब सऊदी अरब उम्मीद कर रहा है कि वो अगर इन बड़े फुटबॉलर्स को अपने यहाँ खिलाएगा और बड़े फुटबॉल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएगा तो दुनिया उसे एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न कंट्री की नजर से देखेगी। फुटबॉल के अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने फार्मूला 1 और गोल्फ में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है। अब ये चीज सऊदी अरब की इमेज तो क्लियर कर देगी, मगर उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेगी, तो यहाँ पर काम करेगा मल्टीप्लेयर इफेक्ट। देखिए, जब आप टूरिज्म और स्पोर्ट को एक साथ मिला देते हैं तो उनके मर्जर से एक नई चीज पैदा होती है और वो है मल्टीप्लेयर इफेक्ट, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फॉर एग्जांपल, आपके इलाके में एक हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाए तो सबसे पहले उसके कंस्ट्रक्शन की वजह से वर्कर्स को पैसा मिलेगा और फिर वो वर्कर्स उस पैसे से अपनी जरूरत की चीजें मार्केट से खरीदेंगे, जिससे वो पैसा मार्केट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बाद में जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो उसके आसपास के मेडिकल स्टोर्स, रेस्टोरेंट और जूस शॉप वगैरह ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहेगा और मार्केट में वो पैसा फ्लो होने लगेगा जो हॉस्पिटल बनने से पहले यहाँ नहीं आ रहा था। कुछ यही पैटर्न सऊदी अरब भी अपना रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पोर्ट इवेंट दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट तो लाखों फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर सऊदी अरब कोई बड़ा स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हो जाता है तो जो फैंस यहाँ पर आएंगे वो कई तरह से अपना पैसा खर्च करेंगे, जिससे दूसरे सेक्टर भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और टूरिस्ट स्पॉट वगैरह। यही सोचकर सऊदी अरब ने विजन 2030 लॉन्च किया है, जिसमें सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, जैसे द लाइन सिटी, द क्यूब, जद्दा वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट और इमाला वगैरह, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इस देश की तरफ अट्रैक्ट हो और टूरिज्म के बहाने यहाँ पर पैसा खर्च करें, जिससे इस देश के दूसरे सेक्टर्स भी ग्रो हो पाए और सऊदी अरब ऑयल पर कम से कम डिपेंड हो पाए। कुछ यही मॉडल दुबई ने भी अपनाया था और वो इसमें कामयाब भी रहा। आज के दौर में दुबई की जीडीपी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, जबकि टूरिज्म इस देश की जीडीपी में 95% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वहीं कतर की जीडीपी 15 से 18% तक ऑयल पर डिपेंड है। इराक की जीडीपी 42%, ईरान की 18% और सऊदी अरब की 40% जीडीपी ऑयल पर डिपेंड करती है। जहां आज के दौर में सऊदी अरब में होमोसेक्सुअल्स को लेकर के अच्छे खासे कानून हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, वहीं विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि वो सऊदी अरब में LGBTQ का वेलकम करने के लिए तैयार है। शायद उनका ये बयान भी खुद को लिबरल और मॉडर्निस्ट साबित करने का एक बहाना है। वैसे आप क्या कहते हैं? क्या सऊदी अरब दुबई की तरह अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर पाएगा या तेल के खात्मे के साथ ये देश भी इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।